हेलो दोस्तों, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज अपन देखेंगे संघवाद से संबंधित क्वेश्चन आंसर, मतलब क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के लेसन 2 के प्रश्न उत्तर देखते हैं। अपन लगाते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। हमने लेक्चर पार्ट इसकी कंप्लीट करवा दिया है। आज अपन प्रश्न उत्तर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर इसके देखेंगे। सो गाइड, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, बढ़ाते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और करते हैं। हमने इसका लेक्चर पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन भी कंप्लीट करवा दिया है। ये सेकेंड लेसन है जिसमें हमने लेक्चर पार्ट कंप्लीट करवा दिया था। अब देखेंगे अपन गाइड्स क्वेश्चन आंसरों को। लगाते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाइए। जैसे मणिपुर है, सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है और गोवा है। अपन को खाली मैप में इंडिया के दिखाना है कि कहाँ पर हैं ये अपने राज्य। सो गाइड, देखते हैं इनको। देखिए गाइड, जो खाली मैप आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ था उसको हमें भरना था या फिर उसको देखना था कि इनकी स्थिति कहाँ पे है। सिक्किम की आप देख सकते हैं, जो सिक्किम की स्थिति है वो आप गाइड देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से लगी हुई। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पास में ही है, ये है सिक्किम। और अपन देखते हैं मणिपुर नागालैंड से लगा हुआ है। मणिपुर ये है, इस साइड होता है नागालैंड, ये है मणिपुर। गाइड, छत्तीसगढ़ है, जो देखते हैं ये है छत्तीसगढ़ की स्थिति, जिसमें हमने ड्रॉ कर दिया है रेड से, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आप जान सकते हैं मध्य प्रदेश का ही भाग था। 2000 में ही इसका विभाजन हो गया है। सो गाइड, देखते हैं अपन 1 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हो गया है और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ नया राज्य के रूप में उभरा है। सो गाइड, देखिए ये है मध्य प्रदेश और ये मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है, सीमा है, और ये है छत्तीसगढ़ की सीमा। और देखते हैं गोवा, जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही छोटा राज्य है, मतलब छोटा राज्य है क्षेत्र। और देखते हैं अपन, ये है गोवा की स्थिति अपन देखते हैं। महाराष्ट्र ऊपर है, महाराष्ट्र मतलब इसके जो उत्तर में है वो महाराष्ट्र है। और अपन देखते हैं कि इसके नीचे जो दक्षिण में है वो क्या है, ये कर्नाटक से लगा हुआ राज्य है, बहुत ही छोटा है, जो कि 1971 में हमने देखा था कि यह अंग्रेजों से मुक्त हो पाया था। और सबसे पहले यहाँ की एक फैक्ट बताते हैं गाइड्स कि यहाँ पे ही सबसे पहले राज्य करवाया गया, पुर्तगाली लोग आए थे, मतलब सबसे पहले यही गुलाम हुआ था गाइड्स। सो गाइड्स, चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप गाइड्स आपको ये मैप से कुछ हेल्प मिली हो। देखिए गाइड्स, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं आप, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 राज्य देशों की अवस्थिति उनके नक्शे में रंग भरिए और अवस्थिति बताइए कि भारत के अनुसार वहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था के बारे में हमने डिटेल से अपने लेक्चर पार्ट में कंप्लीट करवाया था और बताया था कि क्या होती है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में हमने देखा था कि जो शासन है वो स्तरों में विभाजित होता है। हमारे यहाँ संघीय शासन 3 स्तरों में विभाजित है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सो गाइड, देखते हैं और कौन कौन से देशों में संघीय शासन की व्यवस्था है। तो हमने देखा था जो संघीय शासन की व्यवस्था है वो अपन देखते हैं, ये कनाडा है गाइड से विश्व में अपन देखते हैं, ये उनको अपन को रंग भरना था इस खाली नक्शे में। सो गाइड्स, आप देख सकते हैं ये कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, और क्या है, और कहाँ पे भी है, कहाँ पर भी अपन देखते हैं कि कहाँ पर संघीय शासन की व्यवस्था है गाइड। सो बेल्जियम में भी संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। तो ये 3 राज्य आपने बताया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और बेल्जियम। आपको ड्रॉ करने को यदि आपकी स्थिति आ जाती है तो आप इसमें ड्रॉ कर सकेंगे। ये है कौन सा मैप है ये गाइड्स, ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप खाली ड्रॉ मैप है गाइड्स। तो आप इसमें यदि आपसे नहीं बनता है और इससे संबंधित वीडियो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि भारत के मैप से संबंधित यदि आपको वीडियो चाहिए है गाइड्स, मतलब सभी राज्यों के से संबंधित, यदि आपको वहाँ की स्थिति के बारे में यदि आपको पता नहीं है, जैसे हम देखते हैं
कि यहाँ पे राजस्थान की सीमा है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ हरियाणा है। तो गाइड्स यदि आपको इससे संबंधित वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम सभी राज्यों की स्थिति बता देंगे। आपके क्वेश्चन में यही चारों राज्य पूछे गए थे, इनकी स्थिति बताना था, सिक्किम की, मणिपुर की और छत्तीसगढ़ और गोवा की। और सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था कायम है उनकी स्थिति बताना था या उन पर रंग भरना था गाइड। तो वो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं वर्ल्ड मैप की ओर, एक बार उसमें भी नजर डाल ले। सो गाइस, आप आसानी से मैप की सहायता से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था अपन ने जो उदाहरण दिए हैं कनाडा में है और संयुक्त राज्य अमेरिका और बेल्जियम में भी स्थित है। सो गाइस देखिए कनाडा की स्थिति आप देख सकते हैं, ए है कनाडा, कौन सा है ये, कनाडा है, ए है कनाडा, ये ग्रीनलैंड है गाइड्स। और ए है देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको बोला जाता है, यहाँ पर है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, ये है उत्तरी अमेरिका, ये रसिया है, रसिया मतलब कि रूस है, हाँ। और ये है यूरोप महाद्वीप में ही गाइड्स यहाँ पे बेल्जियम है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है एशिया महाद्वीप की स्थिति बताई गई है गाइड्स। अपना भारत जो है वो है यहाँ पे स्थित है, ये चाइना है गाइड्स। यदि आपसे मैप से संबंधित यदि आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो हम आपको वीडियो डाल सकते हैं गाइड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई होप गाइड्स आपको ये बन जाएंगे रंग भरना और इनको स्थिति बताना। सो गाइड्स अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भारत में मणिपुर की स्थिति बतानी थी अपन को, सिक्किम की, गोवा की और छत्तीसगढ़ की, जो कि हमने मैप में ड्रॉ करके बता दिया है गाइड्स। यदि आपको बनाना हो तो आप नोट्स बनाइए, बाकायदे लिखिए और आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और वैसे में मैप भी बनने लगता है। वर्ल्ड के मैप में हमने बता दिया है, कनाडा को बता दिया है, कनाडा में भी थी, बेल्जियम में थी, तो और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था थी भारत की तरह। सो गाइस उसमें भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। बेल्जियम से मिलती जुलती एक क्या बताना है गाइस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में संघीय व्यवस्था बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताना है और उससे एक अलग विशेषता बताना है। मतलब संघीय जो बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताइए संघीय व्यवस्था की और एक है अलग विशेषता जो कि बेल्जियम में नहीं है और हमारे देश में है। सो गाइस देखते हैं अपन बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था, पहला नंबर अपन यहाँ पे देखते हैं कौन सी है बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता, फिर बताएंगे जो बेल्जियम से अलग होगी। सो गाइस आंसर में आप देख सकते हैं बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था, को बताते हैं। भारत में संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। संघ सरकार और राज्य सरकार भारत में 2 स्तर में केंद्रीय शासन को विभाजित किया गया था संघ सरकार में, ठीक है ना। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए जो केंद्र सरकार भारत को 2 स्तर में बांटा गया था गाइड्स, ये बताया गया है इसमें। और इसमें क्या बताया गया है और दूसरा 2 स्तरों बांटा गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और जो केंद्र सरकार थी उसमें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व उसे करना था, किसको, केंद्र सरकार को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व चलता है भारत में और राज्य सरकार अलग अलग होती हैं और करना था। और राज्य सरकार अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होंगी, अलग अलग राज्यों के लिए क्या होंगी, राज्य सरकारें होंगी। और केंद्र की सरकार होगी वो पूरे भारत में राज्य करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 स्तर था हमारे भारत में पहले, ठीक है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विशेषता और 3 सूचियों के द्वारा दिया गया था। बेल्जियम में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 प्रकार की सरकारें हैं और दोनों को ही अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हैं गाइड्स, वही है बेल्जियम में। जैसे हमारे यहाँ भी अलग अलग विषयों पे दोनों को अधिकार हैं, जैसे केंद्र सरकार थी और राज्य सरकार थी, ठीक है।
और दोनों को अधिकार था, वही बेल्जियम में भी विशेषता है गाइस। तो ये हुई बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था। क्या मिलती जुलती व्यवस्था हुई गाइस कि भारत में भी देखिए अपन दो स्तर हैं सरकार के। कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और यही विशेषता गाइड्स बेल्जियम में भी है। बेल्जियम में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। केंद्र सरकार के अलग विशेषताएं हैं जो कि संघ सूची है, जो कि संघ सूची में विषय बनाती है। संघ सूची के विषय हैं जैसे कि रक्षा का अधिकार है और है विदेशी मामले में संबंधित केंद्र सरकार देखती है, प्रधानमंत्री देखता है। जो राज्य सरकार होती है वो राज्य को चलाती है, जैसे मुख्यमंत्री वगैरह हो जाते हैं। और इनका अलग विषय है, वो अपने विषय में दोनों अलग अलग कानून बना सकती हैं गाइस। ये हुई, यही व्यवस्था कहाँ पे है? बेल्जियम में भी है। ये हुई भारत से मिलती जुलती व्यवस्था। अब देखते हैं जो भारत से अलग विशेषता है। बेल्जियम से अलग विशेषता भारत की कौन सी है गाइस? देखते हैं अपन की केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी नींव है। जो केंद्र है और राज्य है उसके बीच सत्ता का बंटवारा, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का अलग अलग बंटवारा है। हमने देखा था कि राज्य स्तर की सरकार अलग होती है, केंद्र स्तर की अलग होती है गाइस। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है, अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती गाइड्स। जैसे हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे सत्ता का जो बंटवारा है वो केंद्र और राज्य सरकार में है, और हम देखते हैं कि इन पर बदलाव करना आसान नहीं है। यदि बदलाव करना है तो संसद से राज्यों से सबसे स्वीकृति जरूरी होती है। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा, तभी होगा। यदि वो संसद के 2/3 बहुमत क्या मान जाते हैं उस नियम को या फिर उस बदलाव को, फिर कम से कम आधे से राज्यों की विधानसभाओं से मंजूर करवाना होगा। इसलिए इस विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं। यह संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। सो गाइड्स, जो बेल्जियम से अलग विशेषता क्या है हमारे भारत की? हम देखते हैं कि हमारे जो संविधान है, हमारे यहाँ का संविधान है, उसमें क्या है कि जो अधिकार दिए गए हैं उनमें बदलाव करना, जो मौलिक अधिकार दिए उनमें बदलाव करना आसान नहीं है। हम देखते हैं जब कोई भी बदलाव लाना होता है, कोई भी नियम को तोड़ना या फिर जोड़ना होता है, तो संसद के 2/3 बहुमत मान जाए तो ही। जो संसद में जो लोग होते हैं वो कहाँ के होते हैं? हम देखते हैं राज्यों के होते हैं। और फिर वही बहुमत वही नियम यदि सब राज्यों से पूछा जाता है और राज्य भी आधे से ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, मतलब 28 राज्य हैं और 14 से ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? उसमें बदलाव लाया जा सकता है। इतनी कठोर प्रक्रिया होने के कारण इसलिए विधानसभा को मंजूरी करवाना होगा। इसीलिए विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं, संघात्मक विशेषता के लिए, जो कि जरूरी है। कोई भी अकेला उसमें बदलाव नहीं ला सकता हमारे संविधान में। ठीक है गाइड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि आई होप गाइड्स आपको समझ में आ गया होगा। बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता क्या है कि हमारे यहाँ पे भी 2 स्तर की सरकार है, 2 स्तरीय सरकार है। मतलब 2 स्तरीय मतलब कि केंद्रीय सरकार भी है और राज्य सरकार है। जैसे कि वहाँ पे केंद्र सरकार केंद्र को देखती है और पूरे भारत को देखती है, और जो राज्य सरकार है वो अपने अपने राज्य को देखते हैं। तो इससे क्या होता है? मेंटेन बना रहता है। मतलब जैसे विदेश से संबंधित है कि यदि कोई पूरे देश में आपत्ति आ गई या पूरे देश में आपत्ति आएगी, अपन समझते हैं कोरोना का संकट आने वाला था तो प्रधानमंत्री ने पूरा अलाउ कर दिया था। जब वो लास्ट में उन्होंने देखा तो सब पर अपना अपना काम दे दिया उन्होंने कि अपने अपने राज्य को आप लोग संभालिए, आप सचेत हो गए हैं। तो यही विशेषता कहाँ पर थी गाइड्स? और सबके अलग अलग विषय भी हैं। यही विशेषता कहाँ पे है? बेल्जियम में भी। तो ये मिलती जुलती विशेषता हो गई। और यहाँ पे दूसरी विशेषता क्या है गाइड्स कि जो हमारा संविधान है उसमें सभी बातें लिखी हुई है कि कौन क्या काम करेगा, और जो नियम है, कानून है, संविधान में लिखे हुए हैं और लिखित संविधान है हम देखते हैं हमारे यहाँ का। और उसमें बदलाव लाना किसी एक आसान काम नहीं है। ना ही केंद्र सरकार उसमें आसानी से बदलाव ला सकती है, ना ही राज्य सरकार ला सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बहुमत होना जरूरी है। 2/3 बहुमत केंद्र में पारित हो जाता है और सभी राज्यों में पारित हो जाता है, तब कहीं बदलाव आता है। तो संघात्मक शासन के लिए जरूरी है ये व्यवस्था। सो गाइड्स, ये हुई भारत की बेल्जियम से अलग विशेषता। आई होप गाइड्स आपको समझ में आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा।
हमारा यही सोच रहती है कि आप यहाँ से देखने के बाद जाइए तो आपको पूरा याद होना चाहिए, लर्न हो जाए, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइड चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संघीय शासन संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। अब देखिए गाइड्स, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के स्वरूप में क्या अंतर है। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, संघीय व्यवस्था क्या होती है। सो गाइड देखते हैं में अंतर, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है। अब अपन देखेंगे 6 विशेषता देखेंगे इसकी गाइड्स। जैसे हम देखते हैं सरकारों के स्तर के आधार पर विशेषता, स्तर के सरकार का स्तर, मतलब कि संघात्मक व्यवस्था में हम देखते थे कि संघात्मक शासन में 2 स्तरों वाली सरकारें काम करती थी, जैसे केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। जो भारत और अमेरिका में भी यही होता है। संघात्मक व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है। कौन कौन सी गाइस, केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है। अब एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, ये हुई अपनी सरकार के स्तर के आधार पर विशेषता। अब देखते हैं एकात्मक शासन में जो विशेषता होती है गाइड्स, वो होती है एक स्तरीय होती है, वहाँ 2 स्तर नहीं होते हैं शासन के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं होती है, वहाँ पे एक स्तर होता है। मतलब कि यही पूरे देश को नियम बनाने और लागू करने का काम करती है। ब्रिटेन की व्यवस्था और फ्रांस में एकात्मक शासन की व्यवस्था है गाइड्स। तो क्या होता है, संघात्मक शासन में 2 स्तर होते हैं, मतलब केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार भी होती है, लेकिन जो एक राज्य सरकार भी होती है। और यहाँ पे क्या होती है, केंद्र सरकार, एकात्मक विशेषता मतलब एक सरकार होती है, मतलब केंद्र सरकार, और उसी का सब कुछ नियम फॉलो किया जाता है। अब अपन ने देखा, पहला कौन सा देखा, इस सरकार का स्तर के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और वहाँ एकात्मक में ओनली केंद्र सरकार होती है। और देखते हैं सेकेंड, अब देखते हैं अपन कौन सा, सरकार के अधिकार के आधार पर, मतलब किन किन को अधिकार प्राप्त हैं। जैसे हम संघात्मक व्यवस्था में देखते हैं गाइस, संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को अपने अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जिससे कोई सरकार दूसरे पर नियंत्रण ना कर सके। गाइस हम देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था में सरकारों का जो सरकार का अधिकार होता है वो किस किस पर होता है गाइस, तो वो देखिए यहाँ पे जो संघात्मक शासन में अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। जैसे कि यदि केंद्र सरकार अपने विषय में कानून बनाती है, संघ सूची में कानून बनाती है गाइड्स, और जो राज्य सरकार होती है वो राज्य सूची में, प्रांतीय सूची में, या प्रांत सरकार होती है वो राज्य सूची में विषय बनाती है, के विषय में काम करती है, और इन दोनों के विषय भी होते हैं। अब देखते हैं एकात्मक विषय के क्या अधिकार हैं। एकात्मक व्यवस्था में, एकात्मक में एक ही सरकार प्रमुख होती है, वह अपनी सुविधा में राज्य सरकार का निर्माण करती है, किंतु उन्हें शक्तियां सरकार द्वारा प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि केंद्र सरकार उन्हें कुछ शक्तियां दे सकती है गाइस। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा हमारे संविधान में वर्णित है सबके अधिकार। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में हम देखते हैं कि इनका अधिकार अलग है राज्य सूची का, और सब लोग अलग अलग काम करते हैं स्वतंत्र रूप से, किसी पर नियंत्रण नहीं होता है कोई का। और हम देखते हैं जो एकात्मक व्यवस्था होती है गाइस, उसमें क्या होता है, केंद्र सरकार हावी होता है, केंद्र सरकार ही मैन होता है। वो यदि चाहे तो इच्छानुसार राज्य सरकार को कुछ कानून बनाने दे सकता हो, ना चाहे तो नहीं दे सकता है। तो ये होती है एकात्मक विशेषता। अब हमने देख लिया अधिकार के हिसाब से देखा, और फर्स्ट देखा स्तर के आधार पर। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान करते चलिए, स्तर के आधार पर हमने क्या देखा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और एकात्मक में ओनली केंद्र सरकार। अधिकार के हिसाब से हमने देखा तो इनमें भी संघात्मक व्यवस्था में क्या देखा, अधिकार के हिसाब पर कि हमने अपने अपने विषय होते हैं, और कोई भी इस प्रकार की संविधान में प्राप्त, इसमें कोई सरकार दूसरे पर नियंत्रण नहीं होती है, सब अपने अपने नियंत्रण नहीं होता है, केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग काम करती है, और यहाँ पर किसकी चलती है, ओनली एकात्मक व्यवस्था राज्य सरकार की चलती है। चलते हैं गाइड्स आगे, देखते हैं थर्ड विशेषता, संविधान संशोधन। अब संविधान का संशोधन में जो संघात्मक व्यवस्था है वो क्या रुख दिखाती है, और एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है गाइड्स। तो एकात्मक व्यवस्था में हम देखते
हैं। संघात्मक व्यवस्था में शासन में संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। अब संविधान संशोधन में संघात्मक व्यवस्था में कोई एक निर्णय नहीं होता है गाइड्स, यहाँ पे संसद होती है। जब संसद 2/3 बहुमत से कोई भी नियम पारित करती है तभी होता है। और एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, अब एक ही राजा रहेगा, वहाँ पे केंद्र है मेन, अब कोई की तो जरूरत ही नहीं है, माने तो ठीक है ना माने तो कोई बार। एकात्मक शासन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है गाइड्स। सो गाइड्स, यहाँ की हमने देखा संघात्मक व्यवस्था में जो प्रक्रिया होती है संशोधन की वह कानून बनाने की जटिल होती है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा से अलग होती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति आवश्यक होती है, जैसे भारत तथा अमेरिका में। इसके लिए क्या होता है गाइड्स, इसमें संविधान का संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि 2/3 बहुमत चाहिए होता है तभी कानून बन सकता है, कोई भी संशोधन हो सकता है। उसमें राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी होती है, मतलब आधे से ज़्यादा राज्य स्वीकृत हो तभी कोई संशोधन किया जा सकता है गाइस। और जो अपन देखते हैं एकात्मक व्यवस्था में वो केंद्र बस होता है मुखिया, और केंद्र बस मुखिया रहेगा तो क्या है, वहाँ की प्रक्रिया संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। केंद्र सरकार जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर सकती है, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस में यही होता है। चलिए गाइस, अभी हमने कौन कौन से क्यों रिवाइज कीजिए, हमने कौन कौन से आधार पर संविधान एकात्मक संघात्मक व्यवस्था में अंतर देखा। पहला देखा स्तर के आधार पर क्या देखा, जो संघात्मक व्यवस्था में है 2 स्तरीय सरकार होती है और यहाँ पे 1 स्तरीय होती है, मतलब केंद्र बस होता है। और फिर हमने देखा अधिकार क्षेत्र के आधार पर यहाँ संघात्मक व्यवस्था में किसी का कोई पर नियंत्रण नहीं होता है, वो आसानी से अपना काम अलग अलग करते हैं। और इसमें अधिकार क्षेत्र मेन अधिकार किसको होता है, केंद्र को होता है गाइड्स। फिर हमने क्या देखा, अधिकार के बाद संविधान संशोधन देखा। संविधान संशोधन में हमने क्या देखा गाइड्स, संविधान संशोधन में हमने देखा कि जो संघात्मक शासन की व्यवस्था है वो बहुत ही जटिल होती है, कठिन होती है, उसमें आसानी से अपन वो संशोधन नहीं कर सकते, कोई भी नियम को तोड़कर फिर से दूसरा नियम नहीं बना सकते। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है गाइड्स कि उसमें केंद्र मुखिया होता है और वो आसानी से कोई भी नियम को तोड़ करके कानून लागू कर सकता है, नया कानून बना सकता है या तोड़ सकता है। सो गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब एकात्मक मतलब कि एक है मुखिया, राजा के राजतंत्र की व्यवस्था जैसे हो जाती है वो वैसी व्यवस्था कि जब चाहे तब तोड़ दिया, तब चाहे बना लिया, कोई उसके अनुसार ना चला तो। और गाइस, हम देखते हैं आगे फोर्थ नंबर विशेषता देखते हैं नागरिकता के आधार पर। नागरिकता के आधार पर क्या विशेषता है गाइस, संघात्मक शासन वाले देश में लोगों को अमेरिका में रहने वाले को कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होगा तथा जिस राज्य में वह रहता है वहाँ का भी नागरिक होगा। संघात्मक शासन में के देश में दो लोगों को एक ही लोग को मतलब कि 2 नागरिकता दी जा सकती है, जैसे हमारे यहाँ पे नहीं है, पर संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, एक ही लोग को 2 नागरिकता। नागरिकता का अर्थ समझते हैं गाइस, मतलब वोट देने नागरिक कहलाने का अधिकार। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम भारत के नागरिक हैं, तो वो लोग उनको 2 नागरिकता प्राप्त है कि हम मध्य प्रदेश के भी नागरिक हैं और जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन यदि अमेरिका में होते तो क्या बोलते, अपने राज्य का भी नाम लिखते कि हम मध्य प्रदेश के भी नागरिक हैं और अलग बोलते भारत के भी नागरिक हैं। लेकिन वहाँ पे अमेरिका में यही बताया जाता है, अपने राज्य का भी बोला जाता है, राज्य की नागरिकता अलग होती है और एक होती है वहाँ के देश की नागरिकता। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है गाइड्स, जिस राज्य में वह रहता है वहाँ का भी नागरिक कहलाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था है, परंतु भारतीय संघीय व्यवस्था इसे का अपवाद है। यहाँ पर लोगों की दोहरी नागरिकता की जगह एकहरी नागरिकता है हमारे देश में। गाइस, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एकहरी नागरिकता है, ये एक संघात्मक व्यवस्था का अपवाद है या दोष होता है कोई ना कोई, इसकी जगह एकहरी नागरिकता है प्राप्त है। यानी कि भारत का नागरिक केवल उस राज्य का नागरिक नहीं है जहाँ वह रहता है, बल्कि वह पूरे देश का नागरिक है वहाँ का। और गाइस, अपन देखते हैं एकात्मक शासन में क्या होता है। एकात्मक शासन वाले देश में रहने वाले लोगों को केवल अपने देश के नागरिक कहलाते हैं, चाहे वह उसके किसी भी भाग में या राज्य में रहते हों। जैसे इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति केवल ब्रिटिश कहलाता है, उन्हें एकहरी नागरिकता
दी जाती है। और जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें दोहरी नागरिकता दी जाती है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा है कि हम भारतीय कहलाएंगे, भले ही हम अपने राज्य की, हमारे यहाँ उसी एकहरी नागरिकता है जैसे वहाँ पे होती है। इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति ब्रिटिश कहलाता है, उन्हें एकहरी नागरिकता प्राप्त है और हमें भी एकहरी नागरिकता प्राप्त है। लेकिन जो अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था है गाइड्स, तो उसमें क्या है, जो नागरिकता है वो 2 प्रकार से विभाजित है। मतलब कि वहाँ का वह राज्य का भी नागरिक कहलाएगा और क्या, वहाँ के देश का भी। सो गाइड्स चलते हैं आगे। देखिए 5वीं विशेषता क्या है, संघात्मक शासन में दोनों वित्तीय व्यवस्था की विशेषता देखते हैं। अब देखते हैं वित्तीय व्यवस्था के आधार पर। वित्तीय व्यवस्था मतलब कि धन, पैसे, राजस्व से संबंधित अधिकार। तो देखते हैं वित्तीय व्यवस्था। संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। दोनों सरकारों को राजस्व को अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं गाइड्स। जैसे हम देखते हैं कि वित्तीय व्यवस्था दोनों सरकार को अलग दी जाती है। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों का अधिकार होता है गाइड्स वित्तीय व्यवस्था में। जैसे कि राज्य सरकार अलग अपने अनुसार खर्च करता है और केंद्र सरकार अलग करता है। और जो एकात्मक व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, एकात्मक शासन को वित्तीय स्वायत्तता नहीं होती है, वे पूर्ण रूप से केंद्र पर निर्भर होते हैं। सो गाइस हमने देखा जो वित्तीय व्यवस्था में क्या होता है, जो यहाँ पे केंद्र भी अपने अनुसार खर्च कर सकते, स्वायत्तता प्राप्त है केंद्र को भी और राज्य को भी। लेकिन जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है गाइस, तो उसमें क्या होता है, ओनली केंद्र को ही स्वायत्तता प्राप्त होती है, वो पूर्ण रूप से केंद्र पर निर्भर होते हैं। न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका की भूमिका देखते हैं अपन 6 नंबर पे देखते हैं। इसमें न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, केंद्र संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाती है तथा राज्य संविधान की व्याख्या भी करती है। जैसे भारत और अमेरिका में न्यायपालिका की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती हैं तथा संविधान की जांच करती हैं तथा संविधान की व्याख्या करती हैं, इसलिए संविधान का इन्हें संरक्षक कहा जाता है। कहाँ पे, भारत में और अमेरिका में। हम देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है गाइड्स। जैसे इस वाली विशेषता में न्यायपालिका के आधार पर विशेषता दीपन देखें तो संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, यदि राज्य और केंद्र से संबंधित कोई झगड़े हो जाते हैं कि मतलब कोई भी विषय पे झगड़े हो जाते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यदि किसी समवर्ती सूची के विषय को वो कहती है हमारा है, वो कहती है हमारा, तो इन झगड़ों को कौन देखता है, न्यायपालिका देखती है। या फिर और कोई, जैसे कि हम देखते हैं और कोई मामले होते हैं, यदि केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या संशोधन किया कहीं पर भी, तो इनका जांच कौन करती है गाइड्स, वो करती है न्यायपालिका। ये होता है कहाँ पे, न्यायपालिका करती है, इनकी जांच या देखरेख करती है। तो ये कहाँ पे होता है गाइड्स, ये होता है संघात्मक व्यवस्था में। अब देखते हैं एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है। एकात्मक देश में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है, वह सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में होती हैं। यदि कोई राज्य सरकार उनसे कहे कि कहे अनुसार कार्य ना करे तो वह उसका कार्य समाप्त कर देती है। यहाँ पे मुख्य भूमिका किसकी होती है गाइस, वहाँ पे न्यायपालिका मुख्य नहीं होती है, यहाँ पे केंद्र सरकार के हाथों में सारी शक्तियाँ होती हैं। और यदि राज्य सरकार उनके कहे हुए कार्य पर कार्य ना करे तो उसे वह समाप्त भी कर सकती है। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है, सबको अधिकार प्राप्त होते हैं। सो गाइड्स हमने देखी ये 6 विशेषताएं, आई होप गाइड्स आपको याद हो गई होंगी। फर्स्ट में हमने देखा किसके आधार पर गाइड्स, स्तर के आधार पर हमने देखा संघात्मक व्यवस्था में द्विस्तरीय सरकार होती है, जबकि द्विस्तरीय सरकार होती है। और जो एकात्मक व्यवस्था है वहाँ पे केंद्र बस होता है, एक ही सरकार एक स्तरीय होती है। फिर हमने देखा अधिकार की बात, क्षेत्र की बात की गई, तो संघात्मक व्यवस्था में अधिकार क्षेत्र भी 2 स्तरों में बटे होते हैं, एक केंद्र के होते हैं और कुछ होते हैं राज्य के होते हैं। और जो राज्य के समवर्ती, जैसे केंद्र सूची में, संघ सूची में राज्य
राज्य का अधिकार होता है वो उनके संबंधित नियम कानून बना सकती है, और जो राज्य सूची होती है प्रांत का अधिकार होता है वो उससे संबंधित विषय पर कानून बना सकता है। फिर हमने दूसरा देखा गाइड्स, देखिए राज्य के स्तर के आधार पर देख लिया हमने, और कहा अधिकार क्षेत्र के आधार पर देख लिया। फिर क्या देखा हमने, तीसरा वाला देखा संविधान संशोधन के आधार पर देखा हमने। संविधान संशोधन में भी विशेषता होती है कि संघात्मक व्यवस्था में संविधान का संशोधन करना बहुत ही कठिन होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार बस होती है और वो आसानी से संशोधन कर देती है। और संघात्मक में जटिल होती है, उसमें संसद के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, और साथ में क्या होता है गाइड्स, 2/3 बहुमत के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी राज्यों का मानना जरूरी होता है। संविधान संशोधन देखा। वित्तीय अधिकार देखे गाइड्स, इसमें केंद्र सरकार को अलग राजस्व के अधिकार दिए जाते हैं, वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं, उसके अनुसार वह कार्य कर सकती है। और यहाँ पे वित्तीय अधिकार मतलब राजस्व दे सकते हैं, उनके संसाधन स्रोत अलग दिए जाते हैं, और संघ सरकार को, केंद्र सरकार को अलग दिए जाते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में मेन मुखिया कौन होता है गाइड्स, वो होता है केंद्र होता है, वो तो वही उसके अनुसार निर्णय ले लिए जाते हैं, सारी शक्तियां उसी पर निर्भर होती हैं। न्यायपालिका की भूमिका देखी हमने गाइड्स, तो न्यायपालिका में हमने देखा कि इस पर केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार होती है, और न्यायपालिका की मुख्य भूमिका होती है। उनसे संबंधित झगड़ों से संबंधित कोई भी नियम बनाए जाते हैं या झगड़े होते हैं तो उससे संबंधित उनका निरीक्षण या न्याय कौन करता है, न्यायपालिका करती है, जिसमें कि एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। उसमें क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण न होते हुए सारी शक्तियां केंद्र पर होती हैं और राज्य को जब चाहे वो नष्ट कर सकती है यदि उसकी इच्छा अनुसार नहीं चलता है। सो गाइड्स, आई होप आपको ये सारी विशेषताएं याद हो गई होंगी। सो गाइड्स, यदि आपको याद नहीं होता है तो आप इस प्रकार भी आसानी से यदि आपको कम शब्दों में पूछ लिया जाता है तो आप इस प्रकार भी चार्ट बनाकर लिख सकते हैं, और यदि आपको याद करना है वो सब तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए। ये याद करने के लिए हमने इसका यूज किया है। जैसे एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में तो अंतर हम कौन कौन आधार पर देखते थे, स्तर, सरकार का स्तर, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, सरकार का अधिकार के आधार पर, संविधान संशोधन के आधार पर, नागरिकता के आधार पर, वित्तीय व्यवस्था के आधार पर और न्यायपालिका के आधार पर। ऐसे में आपको जल्दी याद हो जाएगा। सो गाइड, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। सॉरी गाइड। सो गाइड, देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 को आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 1992 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए। 1992 में क्या हुआ है गाइड्स, आप देखते हैं 1992 का जो संविधान संशोधन मतलब 72वां 73वां संविधान संशोधन आया, उसके बाद क्या चेंजेस आए और पहले कैसी व्यवस्था थी उसमें अंतर लिखना है आप। तो स्थानीय व्यवस्था आई 1992 में, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है गाइड्स। ये हमने लेक्चर पार्ट में आपको अच्छी तरह से समझाया था। चलिए गाइड्स, देखते हैं इनमें से 2 अंतर क्या क्या है, देखना है अपन को। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। भारत में विकेंद्रीकरण में देखा हमने कि सभी राज्यों के लिए गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना हो गई 1992 से, और नगरों में नगर पालिकाओं की स्थापना हो गई थी। अब उन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा जाता था। गाइड्स, ऐसे पहली व्यवस्था थी कि जो गांव में ग्राम पंचायतें थी, शहरों में नगर पालिका थी, पर उनको किसके नियंत्रण में रखा जाता था, राज्य सरकार के नियंत्रण पर रखा जाता था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। पहले 1992 में हम देखते थे कि गांव में चुनाव नहीं होते थे ग्राम पंचायत के लिए, सरपंच के लिए। इनके पास ना कोई अधिकार था ना कोई संसाधन। 1992 में संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत बनाया गया। तीसरा स्तर मतलब केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर, और तीसरा स्तर कौन सा है, स्थानीय स्तर।
स्थानीय सरकारें हम देखते हैं। अब देखते हैं, अब मजबूत बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों को चुनाव नियमित रूप से कराना वैध तथा बाध्यता करवाई गई। क्या हो गया कि अब देखते हैं अपन की नियमित रूप से हर 5 साल में अपने यहाँ पे सरपंच का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत में हो या नगर पालिकाओं में, हम देखते हैं कि नगर पालिका शहरों में होती हैं, तो वहाँ पे भी एक संवैध तरीके से चुनाव करवाया जाता है, जो कि ऐसा पहले नहीं होता था। थी तो 1992 की पहली भी व्यवस्था, लेकिन क्या थी, इनको अधिकार प्राप्त नहीं थे गाइड्स। निर्वाचित स्वायत्तता के निकायों में सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित हैं। अब देखते हैं कि अपन क्या, पहला तो अब ये हो गया चेंजेस, ये हुआ कि गाइस सब वहाँ पे नियमित रूप से चुनाव किए जाने लगे। दूसरा चेंजेस क्या देखा हमने 1992 के बाद, कि हम देखते हैं कि सभी को आरक्षण होता है, सभी स्वशासी निकायों को, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए पदाधिकारियों को, जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच बनता है, पंच बनते हैं, तो उनको सबके लिए आरक्षण सीटें होती हैं। हम देखते हैं कि महिला के लिए अलग सीट आ जाती है, हरिजन के लिए अलग सीट आती है, तो उन 5 सालों में वो उसी वर्ग का नेता राज्य करेगा, मतलब कि सरपंच रहेगा, वही लोग खड़े होते हैं। महिला सीट आती है तो महिलाएं खड़ी होती हैं, फिर उनमें चुनाव किया जाता है। और बाकी 1992 के पहले ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। मतलब कि ये चेंजेस हमको देखने को मिले। राज्य सरकार अपने अपने राजस्व द्वारा अधिकारों को कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। हम देखते हैं ये चेंजेस आए। और क्या होता है, हर राज्य में पंचायत नगर पालिका का चुनाव कराने में चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था स्थापित का गठन किया गया है। इस संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाया गया है। सो गाइस, क्विक रिवीजन अपन देखते हैं फर्स्ट में कि इसमें क्या किया गया, यही चेंजेस। अब नियमित रूप से क्या होने लगे, चुनाव होने लगे, नियमित चुनाव की व्यवस्था आई। और दूसरा क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, आरक्षण मिलने लगे, जैसे कि अपन देखते हैं ओबीसी हरिजन आदिवासी, मतलब ओबीसी एसटी एससी ओबीसी वगैरह को आरक्षण मिलने मुद्दा होने लगा। और हमने क्या देखा है इसमें कि अब नगर पालिकाओं के लिए अलग चुनाव करवाए जाते, पंचायत की व्यवस्था की जाती है, और इसमें बजट के लिए भी पैसे अलग से कर दिया जाता है। और क्या होता है, हाँ, चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव नामक आयोग की संस्था का गठन किया गया है। सो गाइज, आई होप आपको ये संशोधन में संबंधित अलग से संशोधन में क्या चेंजेस आए आपको समझ में आ गया होगा। गाइज, अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक। चूंकि अमेरिका फिल इन द ब्लैंक तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों का समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत फिल इन द ब्लैंक है, इसलिए भारत की संघीय प्रणाली की तरह है, और यहाँ कुछ राज्यों औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक है आप उसमें भर सकते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र के साथ आकर संघ बनाने की तरह संघ है वहाँ का। और जो सेकंड में क्या भर सकते, प्रांत हैं अधिक शक्तिशाली हैं। अब संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत क्या है, वहाँ पे अधिक शक्तिशाली हैं। जो प्रांत मतलब राज्य। सो गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत की भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उनके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। इन 3 लोग हैं, 3 लोगों ने क्या किया है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, लेक्चर, यदि किसी सर का लेक्चर खत्म हो जाता है तो आप अपने कमेंट बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा, ये सही है। तो वही बताया गया है इसमें। संगीता बोल रही है कि प्रमुख भाषाएं क्या है, संगीता प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति को राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाता है। मतलब कि सभी को समूहित करने की नीति से राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सकता है, ये बोलती है संगीता कि सबकी भाषाओं को एक बना लो।
गाइड देखते हैं अरमान क्या बोलता है। अरमान बोल रहे हैं, अरमान, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ने हमें बांट दिया है। हम इसी कारण अपनी अपनी भाषाओं को प्रति सचेत हो गए हैं। इन्होंने क्या कहा, अरमान जी ने कहा कि नहीं, हम अलग अलग भाषाओं के प्रकार से गठन होने के कारण कि अब हम बट गए हैं और हम भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। अब देखते हैं हरीश क्या बोल रहे हैं। इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने का भर का काम किया है। अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने बस का भर का काम किया है। सो गाइड्स, आप किसके बहुमत से सहमत हैं आप बताइए तो और लिखिए, ठीक है ना, और अपने विषय में तर्क दीजिए। सो गाइड्स, यहाँ पे उत्तर में हम देखते हैं कि जो संगीता का विषय है, जो संगीता का तर्क है वो राइट है। संगीता का भारत की भाषा नीति पर तर्क सही है। उसका कहना है कि प्रमुख भाषाओं को समूहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा को प्रमुखता बना दिया जाता, यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाता तो अन्य भाषाई लोगों के सामने कई समस्या हो जाती। संगीता जो बोल रही है वो सही बोल रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि किसी एक भाषा को, यदि अपन देखते हैं कि इंग्लिश भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा बना लिया जाए तो क्या अपन लोग इंग्लिश बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। फिर अपन को शिक्षा में भी प्रॉब्लम होगी, कैसे शिक्षा लेंगे, किससे समझ में आएगा अपन को ना ही। और अपन यदि कहीं जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी दूसरों से बात करने में, या अपन कंपटीशन एग्जाम में भी भाग लेते हैं तो वहाँ भी हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती। सो गाइड्स, किसी एक या फिर इसी प्रकार समझिए दूसरों को, यदि अपन हिंदी विषय को, या फिर अपन देखते हिंदी को राष्ट्रीय भाषा या फिर तमिल भाषा को बना लिया जाता, किसी एक भाषा को यदि प्रमुख बना लिया जाता तो दूसरे भाषा की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। भारतीय राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाया है उसी से हमारे देश की शांति और व्यवस्था बनी हुई है तथा हम श्रीलंका जैसे गृह युद्ध और अशांति से पहुंचने से बचे हुए हैं। यदि हम देखते हैं कि जो हमारे नेताओं ने वो जो किया है बहुत सही किया है, मतलब सभी भाषाओं को प्रमुखता दी है। यदि ऐसा ना किया होता तो यहाँ भी गृह युद्ध की स्थिति बन जाती। फ्रेंड्स, देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? संघीय सरकार की विशिष्टता है। संघीय सरकार की कौन सी विशिष्टता है, क्या विशेषता है, अपन बताइए। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। जो राष्ट्र की सरकार है वो प्रांतों को अधिकार देती है, क्या यह विशेषता है संघीय सरकार की? या सेकेंड देखते हैं अपन, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बट जाते हैं, ये विशेषता है क्या? निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। जो पदाधिकारी निर्वाचित हो जाते हैं वो ही सब कुछ बन जाते हैं, क्या पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं, सर्वोच्च ताकत का। यह घ नंबर, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में के बीच बट जाती है। सो गाइड्स, आप संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को आसानी से समझ सकते हैं। हमने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में इनको डाला हुआ है संघीय व्यवस्था को। यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो गाइड्स प्लीज़ एक बार उन पार्टों को देख लीजिए, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन आंसर को करने में। यदि जिसने भी वो पार्ट देख लिए होंगे उससे एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन रहे होंगे। देखिए, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है, बिल्कुल राइट है। हमने देखा था विभिन्न स्तर, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार और उसके नीचे स्थानीय सरकारों में बटी हुई होती है संघीय व्यवस्था में शक्ति। 2 स्तर तो मेन होते हैं, तीसरा ठीक है, लेकिन 2 स्तर केंद्र सरकार और राज्य सरकार संघीय व्यवस्था में दोनों स्तर होते हैं। सो गाइड्स, अपन देखते हैं ये वाले क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के समूह में लिखना है। हम देखते हैं ये विषय कौन कौन से हैं, कौन सी संघीय सूची का विषय है, कौन सा राजकीय सूची का विषय है और कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। हमने आपको ये पढ़ाया था इसके लेसन में लेक्चर पार्ट में कि रक्षा का विषय किसका है गाइड्स, आप ध्यान कर सकते हैं। रक्षा किस पे आती है? संघ में आती है, ध्यान रखना। और पुलिस
राज्य का विषय है, किसका है? राज्य का। कौन? किसका है? राज्य का। कौन? पुलिस। खा नंबर किसका है? राज्य का। का नंबर है? संघ का। एक और अपन लिख लें, समवर्ती। सो गाइड्स, और देखते हैं अपन, जो कृषि है वो किसका विषय है गाइड्स? वो है राज्य का। किसका है? राज्य का विषय है। और जो शिक्षा है वो किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। जो घा नंबर है वो है किसका? समवर्ती सूची का। ऐसे जहाँ पे जगह नहीं है आप लोग छांट सकते हैं, हमने पढ़ा दिया है। बैंकिंग किसका विषय है? इंगा नंबर। 4 नंबर किसका विषय? मतलब वन किसके क्षेत्र में आते हैं? क्या संघ सूची का विषय है? संघ मतलब केंद्र सूची का विषय है, या राज्य सूची का विषय है, या संचार, या फिर समवर्ती सूची का विषय है? झा नंबर संचार किसका विषय है? झा नंबर विवाह किसका विषय है? गाइड्स जल्दी से बताइए। सो आंसर इसके राइट हैं, वो आप देख सकते हैं, इसमें हमने लिखे हुए हैं। संघीय सूची के विषय कौन कौन से हैं गाइड्स? जो रक्षा है वो किसका है? वो संघीय सूची का विषय है। और बैंकिंग और संचार किसका विषय है? बैंकिंग और संचार संघीय सूची के विषय है। राज्य सूची का विषय कौन सा है? जो पुलिस है, हमने बताया था अभी, पुलिस है, कृषि है और व्यापार है। व्यापार है वो किसका विषय है? वो है, हम यहाँ भूल गए होंगे, व्यापार। जा नंबर किसका विषय है? वो है राज्य सूची का विषय। समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं? समवर्ती सूची मीन्स होता है राज्य का भी विषय है, वो केंद्र सरकार का भी विषय है, दोनों कानून उसमें बना सकते हैं। यदि उलझन होती है तो चलती किसकी है? केंद्र सरकार की। तो मतलब अलग अलग बटे हुए हैं, मेन तो राज्य को दिए गए हैं ना। तो समवर्ती सूची में कौन आ जाता है गाइड्स? शिक्षा आ जाती है। शिक्षा को मैं जो मुद्दा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसको आगे बढ़ाना, उसमें संघ सरकार भी विषय कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, जिससे बहुत आगे लेवल पे बढ़ जाए। वन भी जरूरी है और विवाह, एक इसके हैं समवर्ती सूची के विषय हैं। सो गाइड्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि भारतीय संविधान में विभिन्न सूचियां दी गई हैं। राज्य सूची, संघ सूची, संघीय सूची, राजकीय सूची और समवर्ती सूची के समूह दिए गए हैं। उनको अपन को लगाना है कि कौन कौन किस किस के विषय हैं। जैसे रक्षा किसका विषय है गाइड्स? वो देखते हैं अपन। रक्षा जो है वो किसका है? संघीय सूची का विषय है। और जो बैंकिंग है, बैंकिंग किसका है? यहाँ पे 3 सूचियाँ हमने लिख ली हैं आंसर में। जो बैंकिंग है वो है किसका? संघीय सूची का विषय। संचार भी संघीय सूची के विषय हैं। ये 3 किसके हुए? संघीय सूची के विषय। राजकीय सूची के विषय कौन से हैं? जैसे पुलिस है, कृषि है और व्यापार है, ये किसके हैं? राज्य सूची के विषय। और समवर्ती सूची मतलब जिस पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, वो है शिक्षा, विवाह, वन, ये किसके हैं? राज्य सूची के विषय। सो गाइड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइड देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में शासन के विभिन्न स्तरों को और उनके कानूनों को बनाने का अधिकार क्षेत्र को जोड़ दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है और मेल वाला नहीं है? इनमें से नहीं देखना है कि कौन सी जोड़ी गलत है, इनको मेल करके दिया गया है। अब देखते हैं अपन इनको। देखिए गाइड, जो राज्य सरकार किस पर कानून बना सकती है? राज्य सूची पे कि नहीं? तो गाइड ये तो हमें राइट लगता है। केंद्र सरकार संघ सूची में कानून बना सकती है, बिल्कुल राइट। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची में कानून बना सकती है, राइट है। स्थानीय सरकार अपशिष्ट सूची में का अधिकार है, ये अपशिष्ट सूची नहीं है गाइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग, सही मेल नहीं वाला अपन को देखना है गाइड्स। तो नहीं क्या है? ये वाला घ नंबर वाला राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मेल ढूंढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें। भारतीय संघ में कौन होता है गाइड्स? क्या प्रधानमंत्री, मुखिया कौन होता है? देखिए इसमें बताया गया है, इसके अपन को जोड़ी बनाना है। तो भारतीय संघ का मुखिया, प्रधानमंत्री, राज्य का
राज्य का क्या सरपंच होता है? नहीं होता है। राज्य की मैच किससे मिलाएंगे गाइड्स? वो हो जाएगा 7 नंबर से। नगर निगम, नगर निगम किसका होता है? नगर निगम में कौन होता है गाइड्स? वो होता है मेयर होता है, और ग्राम पंचायत में सरपंच होता है। ये होगी इनकी मैच। तो गाइड्स अब इनमें से मिलाना है कि कौन सा राइट है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइड्स देखिए हमने क्या देखा था कि फर्स्ट का आ नंबर, फर्स्ट का ये है फर्स्ट का आ नंबर किस में है? देखिए इसमें है, गा नंबर में अपना देखते हैं कि फर्स्ट का आ मिल रहा है। और सेकंड का क्या है? सेकंड राज्य पर कौन, राज्य का कौन होता है? 7 नंबर हम देख रहे हैं, राज्यपाल की मैच में लाएंगे राज्य से। तो सेकंड का सा, सेकंड नंबर ए है, इसका सा किस में मिल रहा है? इन दोनों में मिल रहा है, पर इसमें आ भी मिल रहा है, तो अपन इसका राइट लगाएंगे गा नंबर का। और थर्ड का दा, देखिए नगर निगम में मेयर होता है, तो थर्ड का दा मिल रहा है अपन को, दोनों मिल रहा है, लेकिन आ इसमें है, तो ये वाला भी राइट, ये भी मिल गया अपन को। और जो 4 का है ग्राम पंचायत, वो है बा, तो देखिए यहाँ पे भी बा है। तो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर गा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आ रहा होगा। सो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। इन बयानों पर गौर करें, एक क्या बताया गया है, इनमें ध्यान देना अपन को, सही या राइट पूछा जाएगा। देखिए आ में क्या है? संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से तय होते हैं। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल राइट है, तो हमें लग रहा है। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है, ये भी राइट लग रहा है गाइस। ऐसा है क्योंकि अपन देखते हैं सबका संविधान में राज्य सरकार का अधिकार अलग दर्ज है और प्रांतीय सरकार का अलग है। क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर में क्या है? श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि इसे प्रांतों में बांट दिया गया है, ये तो हमें गलत सा लग रहा है, संघीय व्यवस्था वहाँ कहाँ थी। देखते हैं क्वेश्चन सा नंबर सही समझ में नहीं आ रहा है, बाद में देख के बताते हैं। अभी अपन पूरे क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेते हैं इनके क्वेश्चन को। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्य के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। तो संघीय स्तर में क्या होता है? स्तरों में बढ़ जाती है सरकार, तो वही तो हुआ है। तो ये तो इसमें बता रहा है कि ये बांट दिए गए इसलिए नहीं रही, तो हमें तो सा और दा रॉन्ग लग रहे हैं। अब देखते हैं अपन आगे इनमें क्या दिया गया है। तो अपन को इनमें से 4 ऑप्शन थे गाइस, तो अपन ने देखा कि आ वाला तो सही बता रहा है और बा वाला भी, लेकिन ये दोनों रॉन्ग बता रहे हैं। तो आ और बा कौन से में है राइट, वो अपन को देखना है। ऊपर दिए गए बयानों में कौन से सही हैं वो देखना है। क्या सा नंबर का देखते हैं क्या है? बा और आ बा सा तीनों सही है क्या? नहीं है क्योंकि सा गलत है, तो ये तो हो नहीं सकता सा नंबर का। रे नंबर में क्या बता रहा है? सा आ सा दा, सा नंबर का नहीं है और दा नंबर का तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने देखा था, तो ये भी रॉन्ग निकला। गान में क्या बता रहा है? बा और आ और बा ये सही है कि बा, ये दोनों तो सही है, ये सही है, मैच खा रहा है हमारा। बा और सा नंबर रॉन्ग है, बा तो सही है। तो गाइड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा गा, मतलब बा और सा दोनों सही हैं। सो गाइड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और यदि आपको ये पसंद नहीं आता है तो हमारी वीडियो डिसलाइक करें, पर कमेंट बॉक्स में इतना अवश्य बताएं कि आपको हमारी वीडियो कहाँ पर पसंद नहीं आई, क्या प्रॉब्लम थी आपको, या इससे संबंधित और कोई भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सो गाइड्स पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।